खत्म हुआ चुनावी रण, अब परिणामों की है बारी। किसके वादों से रूठी जनता, तो कौन रहा सब पर भारी। इस दौड़ में शामिल हैं कई धुरंधर। किसे देगी जनता दिल्ली की गद्दी, अब की बार कौन संभालेगा देश, तय करेगा जनादेश। देश के 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 7 चरणों में चुनाव संपन्न हुए। मतदान के बाद शुरू होता है परिणामों का दौर। चूंकि उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद है, किसके हाथों आएगी सत्ता की कमान और किसे मिलेगी हार, इस सब का फैसला आज यानी 4 जून को चुनाव आयोग द्वारा होगा। किसकी बनेगी सरकार, इसका जवाब तो हमें कुछ पलों में मिल जाएगा, लेकिन कैसे बनती है सरकार, ये सोचा है कभी आपने? चलिए आज जानते हैं देश की चुनावी प्रक्रिया और समझते हैं इसके दांव पेच। 7 चरणों में हुए लोकसभा चुनाव अब खत्म हो चुके हैं। क्या आप ये जानते हैं कि आखिर रिजल्ट के बाद सरकार बनती कैसे है? लेकिन मोटा माटी ये तो सब जानते हैं कि जिस पार्टी को सीटें ज्यादा मिलती हैं उसकी सरकार बनती है। लेकिन अगर किसी पार्टी को उतनी सीटें ना मिलें जितनी सरकार बनाने के लिए जरूरी होती हैं, तो फिर सरकार बनती कैसे है? इसके अलावा कैसे प्रधानमंत्री चुना जाता है और क्यों सीधे जनता जैसे अपना एमएलए और एमपी चुनती है वैसे प्रधानमंत्री नहीं चुन सकती है? और भारत में पहली बार सरकार कब बनी थी और अब तक इस प्रक्रिया में क्या बदलाव आए हैं? भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण लोकतंत्र है, जहां चुनावों के बाद वोटों की गिनती और सरकार बनाने की प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक होती है। सबसे पहले बात करते हैं कि वोटों की गिनती कैसे होती है। दरअसल चुनाव खत्म होते ही ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल को सील कर दिया जाता है और उन्हें सुरक्षित केंद्रों पर भेज दिया जाता है। इसके बाद प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में निर्धारित गिनती केंद्र होते हैं जहां पर वोटों की गिनती की जाती है। ये केंद्र आमतौर पर जिला मुख्यालयों में होते हैं। गिनती के दिन पहले ईवीएम को सुरक्षा के बीच खोला जाता है और हर एक मशीन के परिणामों को गिनकर संबंधित उम्मीदवारों के खाते में जोड़ा जाता है। फिर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 मतदान केंद्रों के वीवीपैट स्लिपों का मिलान ईवीएम परिणामों से किया जाता है। यह प्रक्रिया ये पुख्ता करती है कि ईवीएम में गिनती सही है। अब सभी ईवीएम और वीवीपैट की गिनती पूरा होने के बाद परिणाम घोषित किए जाते हैं और विजेता उम्मीदवारों के नाम सार्वजनिक किए जाते हैं। बेशक चुनावी प्रक्रिया पहले की तुलना में आसान हुई है, लेकिन कई बार मतगणना से पहले देश की राजनीतिक पार्टियों ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि इसे चुनाव आयोग ने सिरे से खारिज किया है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग द्वारा ईवीएम की सुरक्षा के लिए बेहद कड़े इंतजाम किए जाते हैं। चूंकि ईवीएम को खासतौर से डिजाइन किए गए स्ट्रांग रूम में रखा जाता है, यह एक ऐसा कमरा होता है जहां की सुरक्षा अचूक होती है और केवल अधिकृत व्यक्तियों की ही वहां पहुंच संभव है। मतदान के बाद ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखी जाती है और इनकी सुरक्षा के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह से चाक चौबंद रहता है। देश में स्ट्रांग रूम में ईवीएम की सुरक्षा कुल 3 स्तरों पर की जाती है। वहां इसकी सुरक्षा के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती रहती है। जहां केंद्रीय बल स्ट्रांग रूम के भीतर की सुरक्षा देखते हैं, वहीं बाहर की सुरक्षा की कमान राज्य पुलिस बलों के हाथों में होती है। इसके साथ ही स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की निगरानी जिले के डीएम तथा एसपी के हाथों में सौंपी जाती है। वहीं जब स्ट्रांग रूम की सीलिंग का वक्त आता है तो उस दौरान राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहते हैं और इसके साथ ही चुनाव आयोग द्वारा इन प्रतिनिधियों को भी अपनी तरफ से सील लगाने का अधिकार दिया गया है और इसी स्ट्रांग सुरक्षा के बीच गिनती होती है और यही प्रक्रिया पूरे दिन चलती है और रात तक लगभग सारा रिजल्ट आ जाता है। तो रिजल्ट तो आ गया, पर अब जानते हैं कि सरकार चुनी कैसे जाती है। रिजल्ट में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी या गठबंधन सरकार बनाने का दावा करती है। लोकसभा में कुल 543 सीटें होती हैं, जिनमें से 272 सीटों पर जीतने वाली पार्टी या गठबंधन को बहुमत मिलता है। प्रत्येक चुनाव पश्चात राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनने हेतु आमंत्रित करते हैं। आमंत्रण स्वीकार करने के पश्चात संबंधित व्यक्ति को लोकसभा में मतदान द्वारा विश्वास मत प्राप्त करना होता है। इसके बाद विश्वास मत प्राप्ति के आदेश को राष्ट्रपति तक पहुंचाया जाता है, जिसके बाद एक समारोह में प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई जाती है और उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। यदि कोई एक व्यक्ति लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने में अक्षम होता है तो यह पूर्ण रूप से राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर होता है कि वे किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद प्राप्त करने हेतु आमंत्रित करें। इस विशेषाधिकार का प्रयोग अनेक अवसरों पर विभिन्न राष्ट्रपति कर चुके हैं। उदाहरण के लिए 1977 में राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के इस्तीफे के पश्चात चौधरी चरण सिंह को इसी विशेषाधिकार का प्रयोग कर प्रधानमंत्री नियुक्त किया था।
जब ऐसी स्थिति होती है तो उसे त्रिशंकु सभा की स्थिति कहा जाता है। इस स्थिति में राष्ट्रपति साधारणतः सबसे बड़े राजनीतिक दल के नेता को लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए आमंत्रित करते हैं। लेकिन अगर किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत न मिला हो तो उस पार्टी में विभिन्न दल मिलकर गठबंधन सरकार बनाने का प्रयास करते हैं। यह प्रक्रिया कठिन हो सकती है क्योंकि विभिन्न दलों के बीच समझौता और सहयोग जरूरी होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक पार्टी अल्पमत में होते हुए भी सरकार बना सकती है यदि उसे अन्य दलों का बाहरी समर्थन मिल जाता है। यह समर्थन स्थिर नहीं होता और ऐसी सरकार को विश्वास मत प्राप्त करना होता है। और सबसे अंत में यदि कोई भी दल या गठबंधन सरकार बनाने में असमर्थ रहता है तो राष्ट्रपति अपने विवेक से नया चुनाव कराने का निर्णय ले सकते हैं। अब बताते हैं कि अगर किसी पार्टी या गठबंधन को बहुमत मिल गया तो प्रधानमंत्री और बाकी मंत्री कैसे बनते हैं। तो दोस्तों, हमारे भारत देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। फिर भी प्रधानमंत्री के लिए कोई डायरेक्ट चुनाव नहीं होता। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। पद और गोपनीयता के शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री और सभी केंद्रीय मंत्री एक संवैधानिक परिपत्र पर दस्तखत करते हैं। यह एक बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जो राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा संरक्षित किया जाता है। दरअसल यही देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का संवैधानिक दस्तावेज होता है जो हमेशा सुरक्षित रहता है। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद कैबिनेट और राज्य मंत्रियों में विभाग का बंटवारा करते हैं। इसके बाद संबंधित मंत्री विभाग का विधिवत पदभार ग्रहण करते हैं और काम शुरू करते हैं। अगर किसी एक पार्टी का प्रधानमंत्री बन जाता है तो बाकी पार्टियों का क्या होता है, तो आपको बता दें कि एक विपक्ष का नेता भी चुना जाता है। विपक्ष का नेता बनने के लिए किसी दल को लोकसभा में 10% सीटें यानी 545 में से कम 55 सीटें प्राप्त होनी चाहिए। जो मुख्य विपक्षी दल का नेता होता है वो लोकसभा स्पीकर से संपर्क करता है और अपनी पार्टी का नेता घोषित होने की मान्यता प्राप्त करता है। विपक्ष के नेता को भी शपथ दिलाई जाती है और उन्हें आधिकारिक तौर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा प्राप्त होता है। दोनों सदनों में विपक्ष के नेता को वर्ष 1977 में वैधानिक मान्यता दी गई थी और वे कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं के हकदार हैं। इसके बाद अगर पिछली लोकसभा का अध्यक्ष नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले अपना पद खाली कर देता है तो राष्ट्रपति लोकसभा के एक सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करता है। प्रोटेम एक लैटिन वाक्यांश है जिसका अर्थ होता है कुछ समय के लिए। अर्थ के अनुरूप ही प्रोटेम स्पीकर पद एक अस्थायी स्पीकर होता है जिसे सीमित अवधि के लिए ही नियुक्त किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि संविधान में प्रोटेम स्पीकर शब्द का स्पष्ट रूप से उपयोग नहीं किया गया है। वहीं इस पद के लिए आमतौर पर सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य का चयन किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। वह नई लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है और उसके पास अध्यक्ष की सभी शक्तियां होती हैं। इसका मुख्य कार्य नए सदस्यों को शपथ दिलाना और लोकसभा को नए अध्यक्ष का चुनाव करने में सक्षम बनाना है। जब सदन द्वारा नए अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है तब प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। अब एक सवाल आता है, पहली बार सरकार कैसे बनी थी? स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव 1951-52 में हुआ था। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भारी बहुमत मिला और जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। यह चुनाव भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय था। समय के साथ चुनाव और सरकार बनाने की प्रक्रिया में कई बदलाव आए हैं, जैसे ईवीएम और वीवीपैट जैसी तकनीकों का प्रयोग शुरू हुआ है, जिससे मतदान और गिनती की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनी है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो चुनाव आयोग और न्यायपालिका की भूमिका बढ़ी है, जिससे चुनाव प्रक्रिया में सुधार और पारदर्शिता बढ़ी है। गठबंधन राजनीति का उदय हुआ है, जिससे सरकार बनाने की प्रक्रिया में जटिलता बढ़ी है। सही निर्णय लेने में डिस्कशन बढ़ा है। दरअसल भारत में चुनाव के बाद वोटों की गिनती और सरकार बनाने की प्रक्रिया लोकतंत्र की मजबूत नींव है। यह प्रक्रिया समय के साथ विकसित हुई है और इसमें कई सुधार और बदलाव आए हैं। यह सुनिश्चित करती है कि देश की जनता के मतों का सही मूल्यांकन हो और एक सक्षम और स्थिर सरकार का गठन हो सके।